Hello everyone, welcome to today's editorial analysis where we pick up important editorials from The Hindu and Indian Express. I explain them in simple and concise manner and also do some value addition from my side. आज मैंने पिकअप किए टू एडिटोरियल्स वन फ्रॉम द हिंदू एंड अनदर फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस सो द हिंदू से जो हमने एडिटोरियल पिक किया है इट इज अबाउट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। ठीक है, दैट इज की पार्लियामेंट देखिए कि जो भी लॉज वगैरह पास हो रहे हैं उनमें सही प्रोविजंस हैं। दैट इज द रोल ऑफ द लेजिस्लेचर टू होल्ड द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। अगर आपको पता हो तो हमारे इंडिया में वी हैव अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद इन वेयर द legislature checks that whether the executive is functioning in a proper manner। साथ में हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर भी है which ensures checks and balances। so we will be seeing this कि कैसे जो पार्लियामेंट है वो कैसे डिफरेंट तरीके से देखता है कि लॉज प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं and how this practice is declining currently। Then another editorial from the Indian Express is about the pollution in the river Yamuna, especially in Delhi। ठीक है, तो इट्स लाइक कि यहाँ पे जो सिर्फ 22 किलोमीटर स्ट्रेच है यमुना रिवर का, लेकिन वो पूरा ही एक उसको नदी नहीं कहेंगे, अब उसको एक नाला कह सकते हैं हम लोग। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि क्या कॉजेज है इस पोल्यूशन के, इसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं और क्या इनिशिएटिव्स अभी रिसेंटली गवर्नमेंट लेने का सोच रही है। लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा आपका फर्स्ट एडिटोरियल। यहाँ पर जैसे कि आप इसकी अगर एडिटोरियल की थोड़ी सी स्टार्टिंग देखेंगे तो मैं आप लोगों को साथ साथ ऐसे राइटिंग के लिए भी प्रिपेयर करा देती हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे जैसे देखेंगे ना, हिस्टोरिकल फैक्ट इज दैट ओवर नियरली 3 years द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर 167 days टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जिस तरह से इस एडिटोरियल की स्टार्टिंग हुई है, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर ऐसे विद अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऐसे लिखा हुआ है ये सम सक्सेसेस। ओके, तो जब भी आपको किसी चीज का कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं सम सक्सेसेस। मैं हमेशा आप लोगों ने जैसे देखा होगा ना कि ऐसे में हेडिंग सब हेडिंग्स कैसे यूज करें। सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स नाउ। स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री ओवरसाइट इज क्रूशियल फॉर अ रोबस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन, सबकी कंसेंसस के साथ पॉलिसीज आए। ठीक है, हम जो सभी ऑर्गन्स है वो अपने विद इन द लिमिटेड फ्रेमवर्क काम करें। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय डेमोक्रेसी। तो अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट सही होगी सो दैट देन ओनली हमारी जो डेमोक्रेसी है वो रोबस्ट बन पाएगी। तो ठीक है, फिर एग्जामिन द करंट स्टेट ऑफ लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी। तो हमें करंट स्टेट देखना है कि भाई लेजिस्लेटिव ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो एग्जीक्यूटिव की पॉलिसीज को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वी हैव टू हाईलाइट द चैलेंजेस एंड सक्सेसेस। कुछ इश्यूज होंगे, कुछ सक्सेसेस होंगी। हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। ठीक है, सो सेम किसी भी टॉपिक का, किसी भी उसका एक हमेशा दो साइड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होंगे कुछ नेगेटिव्स होंगे। आपको गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज्म नहीं करना है हमेशा। ओके, आप गवर्नमेंट का पार्ट होने वाले हैं, यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस ऑफिसर। तो आपको वहां पर जो लेक्यूनाज है उनके सोल्यूशंस देना है, ना कि सिर्फ चैलेंजेस बता के छोड़ देना है। सजेस्ट मेजर्स, तो क्या मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि इसको रिवाइटलाइज कर सकें। और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे कि देखिए जब आप सर्विसेज ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह भेजा जाएगा, बीट सिंगापुर, मलेशिया, ठीक है, या फिर कोरिया, साउथ कोरिया एक्सेट्रा। वहां पर आपको भेजा जाएगा ये देखने के लिए। देखिए देख कर आओ वहां पर ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, क्या वहां पर होता है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो वो आप अपने आंसर्स में भी आप पहले से दिखाइए कि हाँ मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ टू लर्न फ्रॉम अदर्स। ओके, नाउ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट एक कॉर्नरस्टोन है वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो ये तो हमने पहले ही अभी मैंने आपको काफी समझा दिया है कि प्रॉपर थरो स्क्रूटनी ऑफ द बिल्स, थरो देखना। जैसे कि सपोज करो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 5 करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ यूज हुए, कैसे यूज हुए, क्या उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा है। ये सब काम होता है पार्लियामेंट का, जो कि बहुत जरूरी है एक डेमोक्रेसी में जहां पे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी ये सब इंश्योर हो सके। देन जब भी हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, मेक यूज ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज, जैसे कि के एम मुंशी हो गए, बी आर अम्बेडकर हो गए। ओके, सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर डिफेंडेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम ओवर द प्रेसिडेंशियल मॉडल। ठीक है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इनफैक्ट लाइक इसके अगर हम हिस्टोरिकल या लीगल बैकिंग देखें तो बी आर अम्बेडकर ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसीलिए बैक किया था क्योंकि उसमें जो है चेक्स एंड बैलेंसेस रखना ज्यादा पॉसिबल है इन कंपैरिजन टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ताकि डेली अकाउंटेबिलिटी रहे थ्रू क्वेश्चंस, डिबेट्स, मोशंस एक्सेट्रा। ठीक है, However, recent trends indicate a decline in this critical function of parliament। लेकिन recently ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर इतना ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, डिबेट्स नहीं हो रही, डिस्कशंस नहीं हो रही, जो कि इस प्रैक्टिस में एक डिक्लाइन हमको शो कर रहा है। नाउ
व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग अगेन फॉर पॉलिटी क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 93 फॉर स्पीकर, 124 फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, 52 फॉर प्रेसिडेंट। तो ये आपको पता होने चाहिए गवर्नर से रिलेटेड, तो ये आपको लिखने ही लिखने हैं। फॉर पॉलिटी आंसर्स यू हैव टू राइट कोर्ट केसेस, यू हैव टू राइट दी, मतलब बी आर अम्बेडकर को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं क्योंकि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फिर आर्टिकल 75 क्लॉज 3 एंड 105 और वेरियस रूल्स ऑफ प्रोसीजर एम्पावर पार्लियामेंट टू स्क्रूटनाइज द एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म्स, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आर है, जीरो आर है, डिबेट्स है, मोशंस है, एक्सेट्रा, ये सब इन आर्टिकल्स में आते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन टू कि क्या क्या डिक्लाइन, क्या क्या कंसर्न्स है हमारे, क्यों ये चीजें डिक्लाइन हो रही है। तो जैसे कि अगर हम देखें तो 2023 एडीआर रिपोर्ट, नाउ व्हेन एवर यू आर राइटिंग अगेन पॉलिटी के क्वेश्चंस में इस तरह के, स्पेशली पार्लियामेंट, ये वाली जो चीजें आती है पार्लियामेंट से रिलेटेड टॉपिक, उसमें आप एडीआर, पीयूसीएल, इन सब की रिपोर्ट्स यूज कर सकते हैं। जनरली दे टेल अबाउट लाइक कैसे चल रहा है, कितने बिल्स पास हो रहे हैं, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग कैसी है, एक्सेट्रा। तो एडीआर की रिपोर्ट ने बताया कि पार्लियामेंट सिर्फ 33% ऑफ द शेड्यूल टाइम उसने फंक्शन किया है 17th लोकसभा में। देन यूसीएल और सिविल सोसाइटी ने भी कंसर्न्स रेज किए अबाउट रेड्यूस सिटिंग्स एंड इनएफिशिएंट डेलिबरेशन ऑन बिल्स, बिल्स पे इतना ज्यादा डिस्कशन नहीं हो रहा है। फिर 13% ऑफ बिल्स, सिर्फ 13%, 17th लोकसभा में सिर्फ 13% बिल्स कमिटीज को भेजे गए। अब देखो क्या है कि पार्लियामेंट आज सच मतलब बहुत बड़ा हो जाता है डिस्कशन के लिए, तो इस और साथ में उसमें इतने ज्यादा कई बार एक्सपर्ट्स भी नहीं होते, तो स्पेशल कमिटीज बनाई जाती है कि हाँ ठीक है आप इस पर डेलिब्रेट करो और देखो कैसे कैसे पूरा प्रोविजन हम डाल सकते हैं। तो सिर्फ अगर आप 13% बिल्स ही भेजोगे कमिटीज में, सो दैट इज एन इशू, क्योंकि बाकी बिल्स पे प्रॉपर डेलिब्रेशन नहीं हो पाया मतलब। देन एज कंपेयर टू दिस 15th लोकसभा में 71% बिल्स रेफर किए गए थे। देन कमिटी रिपोर्ट्स, जो कमिटी रिपोर्ट्स भी होते हैं उनको टेबल नहीं किया जाता, फिर उन पे डिस्कशन नहीं हो रही, तो कोई फायदा नहीं हुआ अगर आपने कमिटी को भी बिल रेफर किया। नाउ देयर आर सम स्ट्रक्चरल चैलेंजेस, जैसे कमिटीज में भी डेडिकेटेड स्टाफ नहीं होता है, उतना ज्यादा उनके पास रिसर्च सपोर्ट नहीं है। बेसिकली अगर आपको देखना है कि कोई भी पॉलिसी कैसे वर्क करेगी तो उसके लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, सैंपल सर्वेस बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो रिसर्च सपोर्ट है नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। देन कमिटीज का नेचर जो है वो टेम्पररी होता है, जिसकी वजह से उसमें कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है। लिमिटेड ट्रांसलेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड पब्लिक एंगेजमेंट, पब्लिक एंगेजमेंट इतना ज्यादा नहीं हो रहा है कि लोगों से जाना जाए कि आप किस तरह से चाहते हैं, कैसे हो। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, तो वो होना ही चाहिए। देन बेनिफिट्स ऑफ ओवरसाइट, तो जैसे कि अगर हम देखें कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट अगर अच्छे से होगी तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि ट्रांसपेरेंसी होगी, बिकॉज इट वॉज ड्यू टू द क्वेश्चन आर कि राफेल डील की प्राइसिंग एम्बिग्यूटी सामने आई, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट को क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। देन इससे एफिशिएंसी आती है गवर्नेंस में, जैसे कि एस्टिमेट्स कमेटी ने बताया डिलेज इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर दीनदयाल ये ग्राम ज्योति योजना, ठीक है। तो इस तरह से मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज ठीक से इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, कोई स्कैम तो नहीं होने वाला है। तो ये सब अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, बेसिकली अगर आप देखेंगे कॉमनवेल्थ स्कैम, 2G स्कैम, ये सब इसी वजह से सामने आए थे क्योंकि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट बहुत अच्छी थी। प्रिवेंटिंग एग्जीक्यूटिव ओवररीच, एग्जीक्यूटिव ओवररीच तो नहीं कर रहे हैं, विद इन इट्स स्फीयर काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी क्वेश्चन, इंटरनेट शटडाउन इन JNK, ठीक है, आप सिक्योरिटी के लिए आप इंटरनेट शटडाउन कर सकते हो, लेकिन कहीं वो ओवर रीच तो नहीं है, विद इन द लिमिटेड जो आपका फ्रेमवर्क है उसमें आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पॉलिसी मेकिंग काफी इन्फॉर्म्ड रहती है अगर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ये सब पार्लियामेंट ठीक से काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर जो हमारे एमपीज हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है पॉलिसी मेकिंग एक इन्फॉर्म तरीके से बनती है, प्रॉपर डिस्कशंस के साथ बनती है। जैसे कि कमिटी ऑन एनवायरमेंट influenced amendments to the Forest Conservation Act through its detailed review. Okay. तो इससे आप एक और चीज भी सीख सकते हैं कि ये जितने भी पॉइंट्स देखे इन सब में एक एग्जाम्पल है, ओके। और जिसकी अगर आप खुद सोचिए कि अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नहीं देती और सिर्फ बोल देती इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग, तो क्या आपको समझ आता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। सेम आप एग्जामिनर का भी सोचिए, यहाँ पर मैं तो फिर भी आपके सामने वीडियो बना रही हूँ, आपकी बैठी हुई हूँ डिस्कशन करने के लिए, बट एग्जामिनर के पास तो बस आपकी कॉपी है, तो अगर एग्जाम्पल भी नहीं होगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ओके। लेकिन एग्जाम्पल होगा तो उसको समझ आ जाएगा, अच्छा ठीक है ऐसा हुआ है, ओके। देन सोशल रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे कि अगर हम देखें कि ट्रांसजेंडर पर्सन बिल, ठीक है, इस पर डेलिब्रेशन वगैरह हुए जिसकी वजह से इनके लिए लाइक ठीक से वो पॉलिसी आ पाए, ठीक है।
देन सिग्निफिकेंट सक्सेसेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का पूरा डिक्लाइन हो रहा है, कुछ सक्सेस भी है, जैसे कि स्टैंडिंग कमिटी ऑन रेलवेज रिकमेंडेड वेविंग रेलवेज डिविडेंड पेमेंट्स एडिंग फाइनेंशियल हेल्थ। देन स्टैंडिंग कमिटी ऑन ट्रांसपोर्ट, उसने रिफॉर्म करने में मदद की, मोटर व्हीकल्स एक्ट। फिर पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमिटी ने पीपीपी प्रोजेक्ट्स रिव्यू किए। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो रहा है, देयर आर गुड थिंग्स गोइंग ऑन एज वेल। देन कुछ वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिर्फ चैलेंजेस चैलेंजेस बता के छोड़ना नहीं है, यू हैव टू सजेस्ट दी सोल्यूशन। जैसे कि हम सब कमिटीज बना सकते हैं ताकि और ज्यादा इन डेप्थ स्क्रूटनी हो, ठीक है। एक हम यूके का मॉडल फॉलो कर सकते हैं जहां पे सारी सिलेक्ट कमिटी रिपोर्ट्स आर रिस्पॉन्डेड टू मैंडेटरीली। तो मिनिस्टर्स को मैंडेटरीली रिस्पॉन्ड करना पड़ता है कमिटी रिपोर्ट से, तो हम इससे सीख सकते हैं। देन टेक्निकल सपोर्ट, जैसे कि वहां पे हमने देखा कि स्टाफ नहीं है, रिसर्च नहीं हो रही, तो वो देख सकते हैं। फिर पब्लिक एंगेजमेंट, तो बेसिकली चैलेंजेस का ऑपोजिट ही सॉल्यूशंस होता है। तो एज सच आप ये मत सोचो कि अब आपको वे फॉरवर्ड भी याद करना है। दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्मार्ट स्टडी, कि चैलेंजेस याद कर ले, उसका ऑपोजिट ही वे फॉरवर्ड लिख देंगे। नाउ अगेन, फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायणन एम्फेसाइज कि पार्लियामेंट का जो रोल है, इट इज, ये उसका पार्लियामेंट का काम सिर्फ क्रिटिसाइज करना नहीं है। पार्लियामेंट का काम है कि पॉलिसी मेकिंग अच्छे से हो, गवर्नेंस में एफिशिएंसी लाने की जरूरत है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब की जरूरत है। तो इसके लिए हमारे पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा to maximum accountability, ensuring Parliament functions as a truly empowered and effective institution of oversight. So this was all about the editorial of parliamentary oversight, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि रिसेंटली कैसे डिक्लाइन हो रहा है एडीआर पीयूसीएल रिपोर्ट्स हमने देखी। देन वी टॉक्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री ओवरसाइट। हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देखी कि ये आता कहाँ से, दैट इज लाइक आर्टिकल 75 105, ठीक है। फिर कुछ सक्सेसेस देखे, जैसे कि कमिटी ऑन रेलवेज ट्रांसपोर्ट, ओके। एंड देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द वे फॉरवर्ड, की जैसे कि आप यूके मॉडल को देख सकते हैं, ठीक है, सब कमिटीज बना सकते हैं एक्सेट्रा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक माइंड मैप भी देती हूँ ताकि आप को ज्यादा टाइम ना लगे। जब आप इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा से अगर आपको ये रिवाइज करना है, तो आप सिर्फ ये माइंड मैप देख के रिवाइज कर सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन इज अवेलेबल ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप, नित्या पांडे मेंटोरशिप ग्रुप। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो और पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। Now let us move on to the next tutorial which is about restore the flow। किसका फ्लो रिस्टोर करना है? द फ्लो ऑफ द यमुना रिवर, ठीक है। तो जो हमारी जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं या तो उन लोगों ने कई बार देखा भी होगा दैट दिल्ली दैट यमुना जो है वो काफी ज्यादा पल्यूटेड है, ठीक है। कई बार हम देखते हैं विंटर्स के टाइम पे तो बहुत ज्यादा उसमें मतलब फ्रॉथ हो जाता है, ओके। सो दैट इज एन इशू। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 22 किलोमीटर जो है रिवर, रिवर की लेंथ लाइक मोर देन 1400 किलोमीटर है, उसमें से सिर्फ 22 किलोमीटर यहाँ पर बहती है। लेकिन 75% ऑफ द यमुना's पॉपुलेशन इज ड्यू टू दिस 22 किलोमीटर स्ट्रेच। तो चलिए, लेट अस डिस्कस दिस आर्टिकल। तो एग्जामिन द कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन इन रिवर यमुना। अब देखो, जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना, आपको उसमें ना कुछ पैरामीटर्स, कुछ क्वेश्चंस आपको अपने आप हिट करने चाहिए माइंड में। दैट इज व्हाट, व्हेन, व्हाई। व्हाई मतलब कॉजेज, हाउ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो अगर हम यमुना रिवर की पोल्यूशन की बात करें तो हमें पता होना चाहिए भाई ये पोल्यूशन हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। देन पर्टिकुलरली दिल्ली में फिर हाईलाइट कि इससे रिगार्डिंग क्या गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव्स लिए, क्या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा हो रहा है वहां की नदियों को बचाने के लिए, और क्या हम क्या मेजर्स ले सकते हैं साइटिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके। नाउ यमुना रिवर दो सेक्रेट एंड वाइटल, ठीक है। तो नदियां तो हमारे यहाँ मतलब पूजी जाती हैं, ओके। तो उनको मतलब आप इतना गंदा कैसे कर सकते हैं, आप क्या, बल्कि हम सभी को ध्यान रखना है। सो विच हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी। सिर्फ 22 किलोमीटर का स्ट्रेच इंडिया में है, लेकिन 75% यहाँ से पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको ये इस तरह का डेटा आप याद कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कॉजेस क्या क्या है, तो सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है। एक्चुअली अगर आप दिल्ली देखेंगे तो इट हैज बिकम ओवर क्राउडेड, ठीक है। तो सीवेज जो हमारा सीवेज सिस्टम है वो इतना सही नहीं है, ओके। तो इसकी वजह से उसमें जैसे कि अगर हम देखें तो 38,000 मिलियन लीटर्स पर डे ऑफ सीवेज इज जनरेटेड इन दिल्ली। बट जो हमारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की कैपेसिटी है वो सिर्फ 2600, तो बाकी का कहाँ जा रहा है, यमुना में जा रहा है। सो 50, और उसमें भी 50% जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है वो, दिस इज एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, वो स्टैंडर्ड्स ही मीट नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज एन इशू। फिर इंडस्ट्रीज बहुत सारी है हमारे यहाँ, तो उनका एफ्लुएंट सब क्योंकि इतना ज्यादा लाइक नॉर्म से मीट नहीं कर पा रहे, ट्रीटेड वाटर वापस नहीं डाल पा रहे, अनऑथराइज डाइंग,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग केमिकल यूनिट्स इन दिल्ली बवाना एंड वजीरपुर। ठीक है, इस तरह के आपको प्लेसेस याद होने चाहिए, कहाँ स्पेसिफिकली बवाना, वजीरपुर एक्सेट्रा। वो अनट्रीटेड वेस्ट डाल रहे हैं रिवर में। देन एनवायरमेंटल फ्लो, तो वजीराबाद बैराज के बाद रिवर इज रेड्यूस टू अ ड्रेन एक्सेप्ट ड्यूरिंग मानसून। तो इट इज सेइंग बेसिकली कि वजीराबाद के बाद तो ये बस एक नाला है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग मानसून। मानसून के टाइम पे ही बस उसमें फ्रेश वाटर होता है, उसके अलावा उसमें पूरा गंदा पानी रहता है ना। लॉस ऑफ एनवायरमेंटल फ्लो, ये एनवायरमेंटल फ्लो क्या होता है, दिस इज की मिनिमम वॉल्यूम या क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि रिवर में चाहिए ताकि वो अपना एक सस्टेन्ड फ्रेश वाटर उसमें मेंटेन रहे। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ वगैरह वो सस्टेन कर सके, तो वो बचता ही नहीं है वजीराबाद बैराज के बाद। मोर देन 20 ड्रेन्स, ठीक है, आप देखो 20 से ज्यादा ड्रेन, नजफगढ़, बारापुल्ला एक्सेट्रा, ये सब इसमें एम्प्टी करते हैं। तो दैट इज कि उसके बाद तो उसमें रिवर जैसा कुछ बचता ही नहीं है। देन सॉलिड वेस्ट डंप हो रहा है। ठीक है, इमर्जन ऑफ आइडियल्स, जैसे कि हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट चीजें होते हैं, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा एक्सेट्रा, तो वो आइडियल्स उसमें मे बी इसकी जगह कुछ और आइडियाज सोच सकते हैं, जैसे कि आजकल ऐसा भी आ रहा है कि ऑर्गेनिक उससे वो सब बनाए हैं ना, तो इतना ज्यादा केमिकल्स वगैरह रिवर में नहीं जाएंगे। देन एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, फ्लड प्लेन पर आप एनक्रोच कर लेते हो उसका, जिससे कि रिवर का नेचुरल रिवर बेड जो है वो इम्पैक्ट होता है। अब इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इम्पैक्ट यहाँ पर मैंने डिवाइड किया अपॉन विमेन, चिल्ड्रन एंड एल्डरली। दिस इज टू गिव यू एन आइडिया कि जब आप आंसर लिख रहे हैं तो वो भी आप ऐसा ही लिखें, ओके, कि लाइक डिफरेंट सेक्शंस पे, तो उससे एग्जामिनर को ऐसा समझ आता है कि हाँ बच्चे ने बहुत ही होलिस्टिकली और मल्टी डायमेंशनली सोच रहा है। सो जैसे कि इंक्रीज डिसीज बर्डन आता है विमेन पे, क्योंकि कंटेमिनेटेड वाटर से कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे कि विमेन इन यमुना पुष्टा एरिया रिपोर्ट फ्रीक्वेंट स्किन इन्फेक्शंस एंड यूटीआईज। फिर चिल्ड्रन में जैसे कि हम वाटर बोर्न डिसीजेस देख सकते हैं, डायरिया, कॉलेरा, टाइफॉइड एक्सेट्रा। डब्ल्यूएचओ नोट्स दैट 1 in 5 चाइल्ड डेथ्स इन दिल्ली स्लम्स आर लिंक्ड टू अनसेफ वाटर। एल्डरली पे अगेन अगर आप अनसेफ वाटर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी वगैरह वीकन हो सकते हैं। ओके, टेल मी अबाउट लाइक सम अदर डायमेंशंस दैट यू कैन यूज, और कौन से डायमेंशंस आप यहाँ पे दिखा सकते हैं फॉर इम्पैक्ट्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन इसके लिए कुछ नेशनल इनिशिएटिव्स, जैसे कि जनरली जैसे कि वी हैव द नमामि गंगे प्रोग्राम, जो कि हम यमुना बेसिन में भी एक्सपेंड कर दिया, जहां पर हम फोकस करेंगे कि यमुना रिवर में ट्रीटेड वाटर जाए। बट मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, लाइक एडिटोरियल में बात हुई थी कि इट इज नॉट अबाउट द ट्रीटेड वाटर। ट्रीटेड वाटर तो ठीक है, लेकिन हमें फ्रेश वाटर चाहिए रिवर यमुना में, ताकि, क्योंकि आप समझ रहे हो जो चीज नेचुरल है वो तो नेचुरल ही है, ताकि उसकी वो जो क्लाइमेटिक है, उसकी जो एक्वेटिक लाइफ जो उसे सस्टेन करने, वो पूरा रेजुविनेट हो सके। देन यमुना एक्शन प्लान है हमारे पास, जो कि जापान असिस्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम सीवरेज नेटवर्क्स, कम्युनिटी टॉयलेट्स, इन सब पे फोकस करेंगे। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी काफी ऑर्डर्स दिए हैं कि मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो आपको मेंटेन करना है रिवर यमुना में। अगर हम कुछ इंटरनेशनल मॉडल्स देखें, तो जैसे कि यूके में जो रिवर थेम्स है, ठीक है, बायोलॉजिकली डेड हो गई थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से दोबारा से रिवर को रेजुविनेट किया। फिर सीन रिवर रिवाइवल है पेरिस में, जहाँ पे स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज रूल्स बनाए गए और अब उसमें लाइक इट इज वेरी क्लीन। सिंगापुर के मरीना बैराज, वहां पे भी इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिक्रिएशन, ये सब करके उन्होंने उसको भी रेजुविनेट किया। तो अगर हम इन मॉडल्स से सीखे, सो वी कैन ऑल्सो रेजुविनेट दी रिवर यमुना। ठीक है, यमुना को क्लीन बनाना है दिल्ली वालों। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, तो एनवायरमेंटल फ्लोज पोस्ट वजीराबाद, जैसे कि हम देख रहे हैं कि वहां से तो भाई उसको नाला बना दिया आपने, मोर देन 20 ड्रेन्स, तो उसके बाद आप फ्रेश वाटर रिलीज कर सकते हैं। देन अपग्रेड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को आप ठीक कर सकते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट करिए, कम्युनिटी टॉयलेट्स, फ्लड प्लेन रिस्टोरेशन करना है हमको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्बन एक्यूपर रिचार्ज, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि यमुना मित्र मॉडल। नाउ रेजुविनेशन ऑफ यमुना इज जस्ट अ पॉलिसी इंपेरेटिव, इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी इंपेरेटिव नहीं है, बट कल्चरल, क्योंकि हमारे यहाँ नदियों की कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। ठीक है, लाइक आप देखते होंगे कि छठ पूजा पे जब लोग वहां पूजा करने जाते हैं, तो कैसा बिल्कुल, मतलब आप गंदी नदी में आप पूजा कर रहे हैं, तो पूजा पाठ तो ऐसी जगह पे किया जाता है जो बिल्कुल साफ हो, तो हमारा उसका रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। सो वी मस्ट शिफ्ट फ्रॉम टोकनिज्म टू ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज थ्रू पीपल सेंट्रिक इकोलॉजिकली साउंड स्ट्रेटेजीज। फिर यहाँ पर आज मैंने आपको काफी एक वैल्यू एडिशन दिया है, दैट इज हिंदी का एक दोहा दिया है, जो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, बस इंग्लिश मीनिंग उसका लिखना पड़ेगा। जैसे कि हिंदी पोएट है भवानी प्रसाद मिश्रा, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, जल ही जीवन है, ये तो हम सबने सुना है, जल ही जीवन है, जल बिना सब सूना, जल ही जीवन है, जल बिना सब सूना, जिसे बचा लो वही है पूनम, जिसे बचा लो वही है पूनम। ओके, तो मतलब क्या है कि जल ही जीवन, सो वाटर इज लाइफ, उसके बिना सब कुछ बैरन है, उसको बचा लो एंड लाइफ विल शाइन लाइक अ फुल मून।
ठीक है। एक दिन आपके घर में पानी नहीं आता होगा, आप लोगों को समझ आ जाता होगा कि कितना ज्यादा, तब उसकी वैल्यू समझ आती होगी, ऐसे तो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल डिस्कशन। आई एम रियली वेटिंग कि आप लोग इससे रिलेटेड आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। आई थिंक कि ये वीडियोस आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रही होंगी। अगर ये आपको अच्छी लग रही है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।